नमस्कार, आपका स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और चलिए बिना किसी देरी के आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इसमें है बहुत कुछ जानने को और बहुत कुछ सीखने को। तो लास्ट 2 लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं फंडामेंटल राइट्स, और हम देखेंगे कि वो हम कहाँ कहाँ तक पढ़ चुके हैं। और आज के लेक्चर में फंडामेंटल राइट्स मूल अधिकार के चैप्टर को हम करने वाले हैं ख़त्म। वो कंप्लीट हो जाएगा। कुछ मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस दूंगी और कुछ आपको सॉल्व करने हैं, और आपको खुद ही पता चलेगा कि आप बहुत सारे क्वेश्चंस इन वाले लेक्चर से सॉल्व कर पा रहे होंगे, चाहे वो पुराने एग्जाम्स के हों और चाहे वो प्रैक्टिस सेट्स हों। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ चुके हैं समता का अधिकार पहले लेक्चर में, फिर उसके बाद में हम स्वतंत्रता का अधिकार भी पढ़ चुके हैं, और शोषण के विरुद्ध अधिकार और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार हम पढ़ चुके हैं। और आज पढ़ेंगे हम शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 33, 34 और 35। मतलब कि पूरा फंडामेंटल राइट्स जो चैप्टर है वो ख़त्म करेंगे अच्छे से। तो चलिएगा, अब हम पढ़ते हैं कि संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, वो आते हैं आर्टिकल 29 और 30 में। किस किस में आते हैं बोलिए मेरे साथ में। आर्टिकल 29 और 30 में ये मैंने कैसे रिलेट किया था कि जब आप 28 साल से बड़े हो जाते हो, 29-30 साल के होते हो, तो आपके ऊपर आ जाती है जिम्मेदारी परिवार के बच्चों की या किसी की भी कि शिक्षा, आप किसी की शिक्षा में मदद करें। तो इस हिसाब से आप इसे रिलेट करके याद रख सकते हो कि शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार। तो अब देख लेते कि भाई हमने 2 आर्टिकल का जिक्र किया है, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। तो अब देखते हैं कि आर्टिकल 29 किस बारे में बात करता है। आर्टिकल 29 बात करता है कि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। जो हमारे यहाँ पे इनमें ये ध्यान रखना कि धार्मिक, रिलीजियस, भाषाई जो अल्पसंख्यक हैं, ये आर्टिकल 29 उनको सुरक्षा प्रदान करता है। ये उनके हितों का संरक्षण करता है। और ये आर्टिकल 29 ये भी कहता है कि भारत के किसी भी भाग में, ठीक है मेरी ये बात ध्यान से सुनिएगा, कि भारत के किसी भी भाग में रहने वाले नागरिकों के किसी भी अनुभाग को जिसकी अपनी बोली, भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित करने का अधिकार है। इसका मतलब है कि अगर कोई नागरिक भारत के किसी भी भाग में, ठीक है, किसी भी भाग में रह रहा है, तो उसे अपनी बोली, संस्कृति, भाषा, लिपि को सुरक्षित करने का अधिकार है, और ये है हमारा मूल अधिकार। ठीक है, तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने इस वाले अनुच्छेद की व्याख्या करी, इसमें लिखा हुआ है कि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, और वो कौन से हैं, धार्मिक और भाषाई। जब सुप्रीम कोर्ट ने इस वाले आर्टिकल की व्याख्या करी, मैं आपको बता चुकी हूँ कि सुप्रीम कोर्ट टाइम से टाइम समय के हिसाब से जो संविधान है उसकी व्याख्या करते रहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो आर्टिकल 29 है, इसमें केवल अल्पसंख्यकों के लिए ही नहीं है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है, मैंने आपको अभी बोल के दिखाया था कि ये किसी भी भाग में रहने वाले नागरिकों, मतलब कि ये खाली अल्पसंख्यकों के लिए नहीं है, ये हर नागरिक के लिए है। ठीक है, हर नागरिक को अधिकार है। इसमें ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो अपनी बोली, भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने का, ये वाला अधिकार जरूरी नहीं कि सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए। ठीक है, और ये आप याद रख सकते हैं, आर्टिकल 29 है सभी के लिए, बट इसमें लिखा हुआ है कि अल्पसंख्यकों और हितों का संरक्षण, ये किसने बोला, इस सभी के लिए है, सुप्रीम कोर्ट ने समय के अनुसार व्याख्या दी। और आर्टिकल 30 ये खाली है अल्पसंख्यकों के लिए। अब देखते हैं कि आर्टिकल 30 किस बारे में बात करता है। आर्टिकल 30 बात करता है कि जो शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार, अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, मतलब कि ये जो उनके अल्पसंख्यक है, ठीक है, कोई माइनॉरिटीज़ है, तो वो अपना कोई शिक्षा संस्थान खोल लेते हैं, तो उनकी स्थापना और प्रशासन का अधिकार उन्हीं माइनॉरिटीज़ को रहता है। और ये किस आधार पर दी जाती है, धार्मिक और भाषाई आधार पर इनको दिया जाता है। और ये होती हैं, ये खाली अल्पसंख्यकों की मौलिक अधिकार है ये। ठीक है, ये सभी वर्गों का मौलिक अधिकार नहीं है। आर्टिकल 30 खाली अल्पसंख्यकों का अधिकार है। आर्टिकल 29 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस आर्टिकल में, संविधान में लिखा हुआ है कि किसी भी नागरिक जो भारत में किसी भी क्षेत्र में रहता है, 29 का बता रही हूँ मैं, आर्टिकल 29, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी नागरिक जो भारत के किसी भी क्षेत्र में रहता है, उसे अपनी धर्म, संस्कृति, लिपि, भाषा को सुरक्षित करने का अधिकार है। तो इसीलिए किसी भी नागरिक का शब्द का यूज इस आर्टिकल 29 में हुआ है, तो वो कोई भी हो सकता है। और आर्टिकल 30 है सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए। तो ये थोड़ा आपको क्लियर हुआ होगा। अब आर्टिकल 29 और 30 आपने देख लिया, तो अब हम इसके बाद में आता है आर्टिकल 31। ठीक है, आर्टिकल 31 क्या था, ये हम यहाँ पे देख चुके हैं। आर्टिकल 31 में था संपत्ति का अधिकार। इसे 44वें संविधान संशोधन, मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट थी तब, इनको 1978 में इसे भाग 3 से हटाकर भाग
12 में एक आर्टिकल 300A के अंदर इसे डाल दिया गया और ये इसके बाद में ये एक मौलिक अधिकार नहीं रह गया, ये बन गया एक कानूनी अधिकार। सीधा क्वेश्चन, संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? मौलिक अधिकार, कानूनी अधिकार, इस प्रकार के ऑप्शन हो सकते हैं। तो आपका आंसर होना चाहिए ये है कानूनी अधिकार। और किससे इसे कानूनी अधिकार बनाया गया? ये वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत एग्जाम में ये वाले क्वेश्चंस आ भी चुके हैं, बहुत टेस्ट में भी आपने देखे होंगे। ठीक है, तो चलिएगा, अब हमने आर्टिकल 31 देख लिया, अब हम पढ़ते हैं आर्टिकल 32 की ओर। देखिए आर्टिकल 32 है क्या? देखिए जब मूल अधिकार, मैं आपको पहले भी बताया था कि मूल अधिकार हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका तब तक कोई मतलब नहीं है, वो अर्थहीन है, तर्कहीन है और उनमें कोई शक्ति नहीं रहेगी जब तक कि कोई ऐसी मशीनरी ना हो, तब तक कि कोई ऐसी बॉडी ना हो, ऐसे कोई चीज़ ना हो जो उसे लागू करे। मतलब कि आपको एक किताब दे दी और उसमें अधिकार लिख दिए तो उनकी कोई वैल्यू नहीं है जब तक कि उन्हें कोई पढ़े ना और एग्जाम में उनको याद करके अपने मार्क्स ना लाए। इसी प्रकार से मौलिक अधिकार तब तक वेस्ट हैं तब तक उन्हें लागू करने के लिए कोई ना हो। ठीक है, मूल एक तो देखिए आर्टिकल 32 कहता है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। मतलब कि ये आर्टिकल 32 ही खुद में एक मूल अधिकार है। इसका मतलब हो गया कि मूल अधिकारों के संरक्षण का अधिकार स्वयं में ही मूल अधिकार है। ठीक है, आर्टिकल 32 ही खुद में मूल अधिकार है। अब इसमें देखिए इसको कितनी खूबसूरती से BR अम्बेडकर जी ने आर्टिकल 32 को कहा कि एक सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, क्योंकि इसके बिना तो मौलिक अधिकार, पूरे संविधान का कोई मतलब सा ही नहीं रह जाता है हमारे मौलिक अधिकार का आर्टिकल 32 के बिना। अगर मौलिक अधिकार है तो पूरे संविधान का मतलब है, अगर मौलिक अधिकार नहीं है तो बाकी संविधान भी एक कोई इतना अच्छा खास मतलब इंसान नागरिकों के लिए नहीं रह जाता है। तो BR अम्बेडकर जी कहते हैं कि एक अनुच्छेद जिसके बिना संविधान अर्थविहीन है, मतलब कि संविधान का कोई मतलब नहीं रहेगा, यह संविधान की आत्मा और हृदय है। सीधा क्वेश्चन, किस वाले आर्टिकल को संविधान की आत्मा और हृदय कहा जाएगा? आर्टिकल 32। किसने कहा? डॉक्टर BR अम्बेडकर। और ये आर्टिकल 32 के अंदर क्या आता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, कि ये थोड़ा आपको क्लियर हुआ होगा। और देखिए आर्टिकल 32 का क्या है उद्देश्य, इसका मेन एम क्या है कि मूल अधिकारों के संरक्षण हेतु गारंटी, ठीक है, उसका प्रभावी और वो आराम से उपयोग में आ सके, ये हमारा आर्टिकल 32 इस बारे में बात करता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और आर्टिकल 32 का मतलब सीधा ये भी है कि अगर आपका मूल अधिकारों का हनन होता है, ठीक है, मूल, ये याद रखिएगा, मूल अधिकार और कोई राइट नहीं, सिर्फ मूल अधिकार, तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। अगर आपका किसी सामान्यतः तौर पे और किसी अधिकार का हनन होता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। उसके लिए आपको हर कोर्ट, जैसे कि लोअर कोर्ट से जाना पड़ेगा, हाई कोर्ट हो गए या जिला अदालत हो गए, इनमें आपको अपने केस डालने पड़ेंगे और वो अपील से आगे बढ़ते जाएंगे। चलिएगा, तो अब हमने देख लिया आर्टिकल 32। तो अब आर्टिकल 32 है तो हमारी कोर्ट के पास में पावर क्या क्या है, किसके तहत हमारी कोर्ट इस प्रकार की जो रिट आपने शब्द बहुत ही सुना होगा जिसे याचिका भी कहा जाता है, रिट है वो हमारे संविधान में कौन कौन से आर्टिकल में आती हैं? तो ये रिट हमारा जो उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट जिसे सर्वोच्च न्यायालय भी कहा जाएगा, वो आर्टिकल 32 में अपनी रिट दे सकता है और अपनी रिट इश्यू कर सकता है। और जो उच्च न्यायालय दैट इज हाई कोर्ट, वो आर्टिकल 226 में अपनी रिट इश्यू कर सकता है। तो देखिए जो संसद है, इसमें संसद में ये भी दिया गया है अनुच्छेद 32 में, ठीक है, ये अधिकार संसद को दिया गया है कि वो किसी भी न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार दे सकती है। जी हाँ, ये अधिकार है संसद के पास में कि वो किसी भी न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार दे सकती है। बट चूंकि अभी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं करी गई है और ये अधिकार अभी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को ही दे रखा है कि रिट सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ही दे सकती हैं, अपनी लागू कर सकती है, ना कि जिला न्यायालय, जिला अदालत ये सब रिट नहीं ला सकते हैं। ठीक है, तो देखिए 1950 से पहले क्या था कि केवल उच्चतम न्यायालय, ठीक है, और कुछ उच्च न्यायालय थे जो रिट जारी कर सकते थे। उसमें कुछ एग्जाम्पल थे, कलकत्ता और बम्बई और मद्रास के जो उच्च न्यायालय थे, इन्हीं को रिट जारी करने का अधिकार था। उसके बाद में सारे जो उच्च न्यायालय, सारे हाई कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार दे दिया गया। और अब चलिए रिट हमने पढ़ लिया, रिट आपका कोई मौलिक अधिकार हनन होता है या आपका कोई और अधिकार हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कैसे जा सकते हैं? अगर आपका मौलिक अधिकार हनन होता है तो आपको जा सकते हैं सीधे सुप्रीम कोर्ट, आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी एक डिसीजन दिया है कि अगर आपका किसी मौलिक
मौलिक अधिकार का हनन होता है और आपको लगता है कि उसका उपचार आपको हाई कोर्ट में मिल जाएगा, तो आप कोशिश कीजिएगा पहले हाई कोर्ट में जाएं, और आप अगर आप चाहते हैं तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। बट कोई साधारण अधिकार है, साधारण कानून है जिसका आपका हनन होगा, तो आप उसको उसमें डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। तो देखिए ये रहा उच्चतम न्यायालय, ठीक है, जो रिट संबंधी अधिकार है, उच्चतम न्यायालय के रिट संबंधी न्यायिक अधिकार उच्च न्यायालय से कम है। ये देखो आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा कि भाई उच्चतम न्यायालय को कम अधिकार कैसे हो गया उच्च न्यायालय से, मतलब कि हमेशा उच्चतम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट बड़ा है और सुप्रीम कोर्ट की पावर हाई कोर्ट से कैसे कम हो गई। इसका मतलब है कि जो रिट जूरिसडिक्शन में होती है सुप्रीम कोर्ट को कम पावर होती है हाई कोर्ट के कंपैरिजन में, ठीक है। ये क्यों होता है, क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट है वो हमारा जो रिट दे सकता है, इशू कर सकता है, वो सिर्फ फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकारों के लिए कर सकता है, और जो हाई कोर्ट है वो फंडामेंटल राइट्स के लिए भी रिट इशू कर सकती है और अन्य किसी उद्देश्य और किसी राइट आपके और किसी अधिकार के उल्लंघन के लिए भी रिट इशू कर सकती है। इसीलिए जो रिट संबंधी न्यायिक अधिकार है वो हाई कोर्ट के पास में, उच्च न्यायालय के पास में ज़्यादा होता है सुप्रीम कोर्ट से। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज़ इसे स्टार मार्क कर लीजिएगा और इसे समझ लीजिएगा। और अब एक और फैक्ट है कि जो उच्चतम न्यायालय, जो सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्रीय न्याय क्षेत्र ज़्यादा विस्तृत है। किससे ज़्यादा विस्तृत है? वो ज़्यादा विस्तृत है उच्च न्यायालय से, हाई कोर्ट से। अब आप इसको भी मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि वो कैसे है। देखिए जब एक हाई कोर्ट अपनी रिट लाता है तो वो रिट जनरली उस राज्य में ही काम करती है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई रिट दी, सुप्रीम कोर्ट ने कोई रिट लागू करी, तो वो पूरी ऑल ओवर इंडिया में लागू हो सकती है। इसका मतलब ये हो गया कि जो क्षेत्र है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर ज़्यादा आता है और हाई कोर्ट के अंदर कम क्षेत्र आता है। सीधा ऐसे ही ट्रिक से आप इसको याद रख सकते हैं, तो आपको कुछ समझ आया होगा। और देखिए अब ये रिट के आपने कुछ प्रकार देखे होंगे, तो ये रिट के प्रकार आर्टिकल 32 और 226 के हिसाब से रिट के प्रकार कुछ इस प्रकार हैं। 5 प्रकार की रिट होती हैं और ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। आप सीधा मैं बताऊंगी कि क्या क्या याद रखना है। तो देखिए पहली रिट है जिसको कहा जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसे हैबियस कॉर्पस भी कहा जाता है। इसका मतलब है कि ये एक लैटिन भाषा का शब्द है हैबियस कॉर्पस, और इसका मतलब है कि टू हैव ए बॉडी ऑफ, कि जो भी कोई है उसे प्रस्तुत किया जाए। अब मैं बताती हूँ आपको कि किसको प्रस्तुत किया जाए और क्या प्रस्तुत किया जाए। इसका मतलब है कि किसी व्यक्ति को, ठीक है, हिरासत में ले रखा है, तो उसके लिए जो हमारा न्यायालय आदेश देगा कि उस व्यक्ति को अगर आपने अवैध रूप से हिरासत में ले रखा है तो उस व्यक्ति को छोड़ा जाए, उसे न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया जाए। अगर वो अवैध रूप से हिरासत में है तो उसे छोड़ा भी जा सकता है, इसीलिए इसे कहा जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण, और को प्रस्तुत किया जाए। ये आपको मैच करने के लिए आ सकते हैं क्योंकि आप आगे भी रिट देखोगे और उनके भी ऐसे कुछ मतलब है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण को मैच कीजिएगा कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। और इसको ना पब्लिक अथॉरिटी और प्राइवेट अथॉरिटी, ठीक है, दोनों के खिलाफ इसे इशू किया जा सकता है। जो हमारी न्यायालय है इसे पब्लिक और प्राइवेट दोनों के खिलाफ इसे इश्यू कर सकती है। चलिएगा ये बंदी प्रत्यक्षीकरण कुछ आपको समझ आया होगा। अब पढ़ते हैं परमादेश। परमादेश का मतलब है मैंडेमस। मैंडेमस ये इसका मतलब भी है, देखिए मैंने बताया ना मैच द फॉलोइंग आ सकते हो, तो इस प्रकार से आ सकते हैं, या ये सही है कि नहीं। परमादेश का मैंडेमस का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम आदेश देते हैं, वी कमांड, ठीक है, हम आपको आदेश देते हैं। इसका मतलब है कि जो न्यायालय द्वारा, ठीक है, जो हमारी कोर्ट है उसके द्वारा जो सार्वजनिक अधिकारी, जो पब्लिक ऑफिसर्स हैं, उनके लिए जारी किया जाता है और उनसे पूछा जाता है कि उनके जो काम है, उनके कार्य और उसे नकारने के संबंध में पूछा जाता है। अगर किसी अधिकारी ने कोई काम नकार दिया तो उनसे पूछा जाएगा, ये वाला हम आदेश देते हैं परमादेश में कि आपने ये कार्य क्यों नकारा, ठीक है। तो इसे किसी भी सार्वजनिक इकाई, निगम, अधीनस्थ न्यायालयों और प्राधिकरणों या सरकार के खिलाफ जारी किया जा सकता है, ठीक है, कि भई आप सही से आपने एक काम क्यों नकारा हमें बताइएगा। और इसे निजी व्यक्तियों और इकाइयों के खिलाफ जारी नहीं किया जा सकता है, और बंदी प्रत्यक्षीकरण को निजी व्यक्तियों के खिलाफ भी जारी किया जा सकता है, बट परमादेश मैंडेमस को नहीं जारी किया जा सकता है। और आप ये याद रखिएगा परमादेश का मतलब है, देखिए नाम से ही पता चल रहा है, अगर आप हिंदी में देखते हो परमादेश मतलब आदेश हो गया, हम आदेश देते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, इससे भी पता चला है प्रत्यक्षीकरण मतलब सामने लाओ, प्रत्यक्ष लाओ, को प्रस्तुत किया जाए, तो ये नाम से ही बहुत आसानी से याद हो सकते हैं, ठीक है।
अब चलिए आगे बढ़ते हैं और तीसरी रिट है जिसे कहा जाएगा प्रतिषेध। इसका मतलब है प्रोहिबिशन, प्रतिषेध, ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है, प्रोहिबिशन, रोकना, टू फॉरबिड। इसका मतलब है कि जो कोई किसी उच्च न्यायालय द्वारा, मतलब किसी हायर कोर्ट द्वारा, किसी उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय, मतलब जो कोई, जैसे सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर आते हैं बाकी न्यायालय, हाई कोर्ट के अंदर आते हैं इस राज्य में उससे नीचे वाले न्यायालय, तो इसे किसी उच्च न्यायालय द्वारा, ठीक है, अधीनस्थ न्यायालयों को या अधिकरणों को अपने न्याय क्षेत्र से उच्च न्यायिक कार्यों को रोकने के लिए इसे जारी किया जाता है। मतलब कि इसका है मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और उच्च न्यायालय, इसमें जो नीचे वाले जो न्यायालय हैं उनको देखते हैं कि ये क्या जो अपनी पावर है न्याय सुनाने की, तो क्या ये इनके न्याय क्षेत्र से बाहर तो नहीं जा रही है, क्या इनका न्याय क्षेत्र है कि नहीं इस पे न्याय सुनाने का। अगर वो इस न्याय क्षेत्र से बाहर जाती है तो उच्च न्यायालय, मतलब कि ऊपर के, यहाँ पे उच्च न्यायालय का मतलब खाली हाई कोर्ट से नहीं है, यहाँ पे ऊपर के न्यायालय, ठीक है, हायर कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट भी आ सकती है इसमें, हाई कोर्ट भी आ सकता है, ठीक है, हाई कोर्ट के अंदर आ जाती हैं जिला अदालतें, अगर सुप्रीम कोर्ट लाती है तो उसके अंदर आ जाती है हाई कोर्ट, तो उनको रोकने के लिए है ये। तो अब देखते हैं नेक्स्ट रिट, और वो है उत्प्रेषण, सर्श्योरी, ठीक है। इसका मतलब है कि प्रमाणित होना या सूचना देना, ठीक है, टू बी सर्टिफाइड और टू बी इन्फॉर्म्ड। इसका मतलब है कि एक उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को या अधिकरणों को लंबित मामले, मतलब मामला कोई खिंचाई जा रहा है, बहुत टाइम हो गया, लंबित मामले हो गए, तो इनको सीधा पत्र जारी करेंगे और ये बोलेंगे जो ऊपर के न्यायालय हैं कि हमें वो केस अब ट्रांसफर कर दीजिएगा, भाई आपके बस की बात नहीं है, आप उसको खींचे ही जा रहे हो, ठीक है। इसका मतलब होता है उत्प्रेषण, प्रमाणित होना या सूचना देना, भाई उन्हें आप सूचना दे दी कि अब हमें इन्हें अपने आप जो आपके पास में मैटर है आप इसे हमारे पास में भेजिएगा। और अगली रिट है, पांचवी जो रिट है वो है अधिकार प्रक्षा। इसका मतलब है इंग्लिश में क्वो वारंटो। इसका मतलब है प्राधिकृत या वारंट के द्वारा, बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट। इसका मतलब है कि किसी व्यक्ति द्वारा लोक कार्यालय को अवैध अनाधिकार ग्रहण करने से रोका जा सकता है। इसमें कोर्ट क्या करता है कि कोई व्यक्ति वो लोक कार्यालय, मतलब कि पब्लिक ऑफिस में बैठा है, तो वो किसी अवैध तरीके से तो नहीं बैठा है। अगर वो अवैध तरीके से बैठा है तो कोर्ट इस वाली रिट के थ्रू उसे अवैध तरीके से बैठे हुए इंसान को उससे रोक सकती है। तो ये थोड़ा क्लियर हुआ होगा, जल्दी से एक बार रिट रिवाइज कर लेते हैं। आर्टिकल 32 और 226 में रिट कुछ इस प्रकार है, 5 प्रकार की रिट दी गई है। पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसको प्रस्तुत किया जाए, ठीक है, प्रत्यक्षीकरण मतलब हमारे सामने प्रस्तुत किया जाए। परमादेश मतलब हम आदेश देते हैं। प्रतिषेध मतलब रोकना। उत्प्रेषण प्रमाणित होना या सूचना देना। अधिकार प्रक्षा प्राधिकृत या वारंट के द्वारा। तो ये आपको कुछ क्लियर हुआ होगा। अब हम देख चुके हैं आर्टिकल 32 तक, ठीक है। अब हम मैंने बताया था कि हम आर्टिकल 33, 34, 35 में भी देखेंगे कि भाई इनमें है क्या क्या। तो अब हम आर्टिकल 33 के बारे में बात करते हैं और आर्टिकल 33 देखते हैं कि ये किस बारे में बात करता है। भाई देखिए, हमारी जो आर्म फोर्सेस होती हैं, सशस्त्र बल होते हैं, पुलिस बल होते हैं और खुफिया एजेंसी होती हैं, और इनके कुछ ना हमारे जितने फंडामेंटल राइट्स हैं, जितने मूल अधिकार एक आम व्यक्ति के होते हैं, इनके उतने मूल अधिकार नहीं होते हैं। जितनी स्वतंत्रता से आप बोल सकते हैं उतनी स्वतंत्रता से किसी आर्मी का व्यक्ति, सशस्त्र बलों का व्यक्ति और ये नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। तो इनके फंडामेंटल राइट्स को किस प्रकार से प्रतिबंध लगा सकते हैं, ये पावर मिलती है संसद को। सीधा क्वेश्चन, किसको पावर मिलती है? संसद को। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 33 के तहत। और देखिएगा, फंडामेंटल राइट्स याद करना कोई इतना मुश्किल नहीं है। हाँ है, एक बार अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो ये लगेगा भाई ये कितना झंझट सा हो गया है, क्या कितने सारे आर्टिकल, हम क्या क्या याद रखें। अगर ट्रस्ट मी, अगर आप 2-4 बार वीडियोस देखते हैं और नोट्स बनाते हैं, उन्हें बार बार रिवाइज करते हैं, तो ये टॉपिक आपका अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा। और आपका बहुत ही कोई कम चांस होगा कि आपका कोई क्वेश्चन छूटे एग्जाम में। आप इन वाले लेक्चर से बहुत सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। और ये आपको भरोसा किसी के कहने से नहीं करना चाहिए, आप खुद क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, आपको खुद पता चलेगा कि वीडियो आपके लिए सफिशिएंट है या नहीं, ठीक है। अब चलते हैं आर्टिकल 34। भाई आर्टिकल 34 किस बारे में बात करता है? आर्टिकल 34 बात करता है मार्शल लॉ, सैन्य शासन। इसका मतलब है कि जब किसी भी हिस्से एरिया में, ठीक है, किसी भी एरिया में, हमारे भारत के किस हिस्से एरिया में अगर कानून की व्यवस्था सही से नहीं चल रही है तो वहाँ पे सेना को बुलाया जाता है कि यहाँ पे सामान्य प्रशासन को अपने नियम कानून के हिसाब से चलाइएगा, ठीक है। वहाँ पे अगर सेना आ जाती है और वहाँ के जो सामान्य
सामान्य प्रशासन है, जैसे कि हमारे एरिया में या किसी भी एरिया में जहाँ पे सामान्य सरकार का शासन चलता था, बट वहाँ पे स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि वहाँ पे सरकार उस शासन को नहीं चला सकती है, तो वहाँ पे आर्मी को बुलाया जाएगा और आर्मी अपने नियम कानून के हिसाब से उस एरिया को संचालित करेगा। ठीक है, और इस तरह वहाँ साधारण कानून तो हट जाएगा पूरी तरह, और जो सरकारी कार्यों और सैन्य अधिकरणों के अधीन हो जाएगा। तो वहाँ पे सैन्य कानून लागू होंगे और जो सशस्त्र बलों पे लागू होते हैं। ठीक है, और मार्शल लॉ के बारे में संविधान में कोई विशेष प्रावधान नहीं दिया गया है, बस इसे ये कहा गया है कि इसे अनुच्छेद 34 के तहत भारत के किसी भी भाग में लागू किया जा सकता है। मार्शल लॉ को असाधारण परिस्थितियां जैसे कि युद्ध हो गया या अशांति या किसी हिस्से में दंगे या कानून का उल्लंघन आदि की स्थिति में इसे हम लागू कर सकते हैं। मतलब कि अगर किसी हिस्से में हो रहे हैं दंगे, ठीक है, और वहां पे कानून प्रक्रिया को संभालना है मुश्किल, लॉ एंड ऑर्डर को संभालना बहुत ही मुश्किल हो गया है युद्ध की वजह से या किसी भी वजह से, तो इस प्रकार से वहां पे मार्शल लॉ लगाया जा सकता है। बट जो मार्शल लॉ शब्द है इसकी कोई डेफिनेशन संविधान में नहीं दी गई है, और आप इसे इमरजेंसी से कंफ्यूज मत करिएगा, आपातकाल से कंफ्यूज मत करिएगा, दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, आपातकाल हमारे अलग आर्टिकल 352 इन सब में आते हैं, और ये है हमारा मार्शल लॉ, एक सैन्य शासन होता है। आपातकाल में राष्ट्रपति, गवर्नर, ये वाले शासन लगते हैं, यहाँ पे लगता है सेना का शासन। सीधा क्वेश्चन, मार्शल लॉ सैन्य शासन के बारे में हमारा कौन सा आर्टिकल बात करता है? ये आर्टिकल बात करता है हमारा 34 आर्टिकल। ठीक है, अब देखते हैं कि आर्टिकल 35, अब हमने 34 देख लिया तो 35 देखेंगे, और ये लास्ट आर्टिकल है फंडामेंटल राइट्स का पार्ट 3 का। तो देखिए, जो हमारे मूल अधिकार, सीधा इससे क्वेश्चन कई बार बनता है कि जो हमारे मूल अधिकार है उनको प्रभावी बनाने के लिए किसको जो हमारा संविधान है वो शक्ति प्रदान करता है, कि कौन ऐसी बॉडी है, कौन ऐसी चीज है हमारे यहाँ पे जो मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बना सकती है। सीधा क्वेश्चन, केवल संसद, केवल ओनली संसद। ठीक है, ये जो पावर है ओनली पार्लियामेंट को है कि वो मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए, उन्हें प्रभाव में लाने के लिए वो कानून बना सकती है। तो ये आपका क्लियर हुआ होगा। और एक बार जल्दी से हम रिवाइज कर लेते हैं कि आज के लेक्चर में हमने क्या क्या देखा है। देखिए, पुराने सारे लेक्चर्स में हम अब तक ये देख चुके हैं, और आज के लेक्चर को इंक्लूड करें तो हम पढ़ चुके हैं सारे फंडामेंटल राइट्स। उसमें क्या क्या, समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार भी देख लिया हमने, शोषण के विरुद्ध, और ये सब हम देख चुके हैं। ठीक है, जो आपको स्क्रीन पे दिख रखा है ये हम सब अच्छे से डिटेल में देख चुके हैं, और आप इन सबसे क्वेश्चंस भी आराम से सॉल्व कर पाओगे। हमने ये सब भी देखा। ठीक है, तो चलिएगा और अब आगे बढ़ते हैं। और देखिए, एक यहाँ पे मैं आपको पॉइंट बताना भूल गई कि रिट को ना इसे न्याय का झरना भी कहा जाता है, फाउंटेन ऑफ जस्टिस। क्यों? क्योंकि रिट, अगर हमारा कोई अधिकार उल्लंघन होता है तो हम कोर्ट के पास में जाते हैं और कोर्ट उसे लागू, अगर वो सही में ऐसा है कि हमारा अधिकार या मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो कोर्ट रिट इश्यू करती है, रिट लागू करती है और हमारे अधिकार को दोबारा से रीस्टोर करती है। तो इसीलिए इसे न्याय का झरना कहा जाता है। रिट के थ्रू हम अपना न्याय प्राप्त कर सकते हैं, इसीलिए इसे फाउंटेन ऑफ जस्टिस कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में कि न्याय का झरना संविधान में किसको कहा जाता है, तो ये कहा जाएगा रिट को। ठीक है, फाउंटेन ऑफ जस्टिस। ये भी हमने देख चुके 5 किस प्रकार की रिट हैं, और हमने आर्टिकल 33 को देखा कि वो जो किस प्रकार से जो हमारी संसद को अधिकार मिलता है कि वो जो और जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उन पे प्रतिबंध, उनके मूल अधिकारों पे प्रतिबंध लगा सके। और आर्टिकल 34 बात करता है मार्शल लॉ के बारे में, और आर्टिकल 35 बात करता है केवल संसद को ही ये अधिकार प्राप्त है कि वो कुछ विशेष मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। इस कुछ में से विशेष मूल अधिकारों का मतलब यहाँ पे आर्टिकल 16 हो गया, आर्टिकल 32, आर्टिकल 33, 34, 17, 23। अब आपको लग रहा होगा क्या है भाई, ये तो हम पढ़ा चुके हैं, तो आपको पता ही होगा। अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो वीडियो रिवाइज कर लीजिएगा। और प्लीज ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चंस आते ही हैं, मोस्टली एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन आते ही हैं, तो आप इसे अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। और मैं आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो कृपया करके आप अभी लाइक कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वीडियो पसंद नहीं आती है, क्यों नहीं आई है। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आज के और जो लास्ट वीडियो के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे तो ये आप क्वेश्चंस देख लीजिएगा। ठीक है, और इनको स्क्रीनशॉट लीजिएगा या इनको हाथों हाथ आप सॉल्व करिएगा और अपने आंसर्स मैच करिएगा यहाँ से। वैसे तो आंसर्स देने की कोई ज़रूरत होती नहीं है क्योंकि ये अभी वीडियोस में पढ़ाए हैं, तो आंसर्स आप खुद ही देख सकते हो। और आपके लिए आज का होमवर्क है, देखिए होमवर्क कोई मैं चेक तो करती नहीं हूँ, आपकी मर्जी है, आपको करना है तो करिएगा, आपके फ़ायदे की बात है।
तो आज का होमवर्क है 5th और 6th वीडियो का रिवीजन करना है। इस हिसाब से हम संडे तक पहुंचते पहुंचते ज़्यादातर सारी वीडियोस का रिवीजन कर लेंगे। और आज जैसे कि आप ये वीडियो पढ़ोगे आज, तो उससे उससे पहले या उसके बाद में पुरानी वीडियो का भी रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद वीडियो यहाँ तक देखने के लिए, और अपना आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना स्कोर हुआ है। और आशा करती हूँ कि आपके दिन अच्छा हो और आपकी पढ़ाई अच्छे से चले। गुड नाइट।